नमस्कार बच्चों। कल वीडियो में हम शेयर कर चुके थे 1857 की क्रांति के जो प्रकृति और उसके बारे में विभिन्न मत उनमें, और अंत में उनके विभिन्न मतों की समीक्षा और उनका निष्कर्ष। तो आप ये देख चुके थे उसकी प्रकृति कि उसका नेचर कैसा था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। तो बच्चों, जब भी नेचर के बारे में और उसकी प्रकृति के बारे में बात की जाएगी तो हमारे लिए सबसे जो कुछ दो तीन मत है जो इम्पोर्टेंट बन के उभर के आते हैं, जैसे सैन्य विद्रोह था, हिंदू मुस्लिमों को षड्यंत्र था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, या राष्ट्रीय विद्रोह था। मेनली 4 हमारे पास पॉइंट थे जिनके बारे में हमने विभिन्न मतों की समीक्षा की, और अंत में हमने ये देखा कि इस विभिन्न मतों की समीक्षा के उपरांत हम इसे क्या कह सकते हैं। तो उसमें वाद विवाद के बाद जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहना भी उचित लगा। उसमें जो कुछ भी उसकी नेचर रहा हो, लेकिन ये एक कॉमन चीज़ थी कि सारे जो जितने भी मत थे उनके पीछे एक कॉमन उद्देश्य निकल के ये आया था कि वो विदेशी शासन को उखाड़ के फेंकना चाहते थे। ये सभी के मन में बैठी हुई बात थी। तो इस हिसाब से तो इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना अनुचित नहीं होगा। मानती हूँ कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना नहीं आई थी भारतीय जनमत में, क्योंकि राष्ट्रीयता की एक नवीन अवधारणा, आधुनिक अवधारणा है। उस समय राष्ट्रीयता जैसी चीज़ नहीं थी, किंतु हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता के बीज उस समय भारतीय जनमानस में इस विद्रोह के समय में डल चुके थे, और वो ही बीज एक बड़े वृक्ष के रूप में आगे 1947, 1930, 1922 जितने भी आंदोलन होंगे गांधी के टाइम में, उसमें एक बहुत ही बड़े जन विद्रोह के रूप में राष्ट्रीयता का एक बीज पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, और उसी राष्ट्रीयता की एक भावना ने इतने बड़े ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया, उसकी जड़ें हिला दी और यहाँ से उखाड़ फेंका। अब आज बात करें हम बच्चों कि इसके विद्रोह के परिणाम क्या थे। तो पहला तो ये कि कंपनी शासन का अंत हुआ। कंपनी शासन का अंत हुआ तो विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने कंपनी शासन में जब विद्रोह हुआ तो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ से ब्रिटिश संसद ने समाप्त कर दिया, क्योंकि विद्रोह इतनी गंभीर प्रवृत्ति का था। तो इसे देखते हुए कंपनी शासन का जो चार्टर उसे मिला हुआ था हर 10 साल में जो उसको बढ़ा दिया जाता था, यहाँ पे आकर 1857 में उस कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। ठीक है बच्चों, ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में शासन ले लिया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश कैबिनेट में एक भारत मंत्री और भारत परिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है, 15 सदस्यीय एक भारत परिषद जिसका प्रमुख भारत मंत्री था, जिसमें कुछ 7 एक मेंबर और 8 मेंबरों का कुछ अनुपात था जो ब्रिटिश संसद से नामित होते थे, और 7 सदस्य दूसरे नामित होते थे जो शायद भारतीय थे। तो भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय मतलब सम्राट का प्रतिनिधि कहलाने लगा। तो ये एक कंपनी शासन के अंत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। दूसरा था कि अंग्रेजी शासन की नीतियों में परिवर्तन हो गया। विद्रोह के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1858 में घोषणा पत्र द्वारा राज्य हड़पने की नीति का परित्याग कर दिया गया। क्योंकि आप देखिए बच्चों, इससे पहले ये जो विद्रोह हुआ तो यहाँ पे जैसे डलहौजी था, है ना, वेलेजली था, इनकी जो नीतियाँ रही थी शासन को हड़प, जैसे विभिन्न राज्यों के इन्होंने हड़प लिया, किसी को कुशासन का आधार बनाया। डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा चला दी, तो विभिन्न झांसी, सतारा, जयपुर उनका अधिग्रहण कर लिया। तो इस वजह से इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस विद्रोह की जड़ें वहाँ मौजूद है, इसलिए उन्होंने उस नीति का परित्याग कर दिया। और गोद लेने का जो अधिकार था, जैसे झांसी, नागपुर जो गोद निषेध प्रथा थी, उसको पुनः दे दिया भारतीय राजाओं को कि आपको दत्तक पुत्र ग्रहण करने का फिर से अधिकार है, क्योंकि उन्हें वो भुगत चुके थे इतने बड़े विद्रोह को अपनी नीतियों के कारण। इसलिए भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा भी उन्होंने कर दी। आप यहाँ देखिए कि ये इसका एक सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने धार्मिक सामाजिक मामलों में अब तक हस्तक्षेप करने लग गए थे अंग्रेज, तो वहाँ उन्होंने अब हस्तक्षेप नहीं करने की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि उस समय तो कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे 1813 में अधिनियम जो लाया गया तो उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा व्यय करने की बात कही गई। बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास होने लगे। ठीक है, और
इस तरीके से बहुत सारे प्रयास सामाजिक कुप्रथा को रोकने के अंग्रेज उस समय करने लगे थे। मिशनरी स्कूल यहाँ स्थापित होने लगे थे। उसमें जैसे भूमि अधिकार देने के बहाने से जो दलित थे उनको पढ़ाई का अधिकार दिए गए कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपको भूमि का स्वामित्व दिया जाएगा। तो इस तरह से अपने धर्म में दीक्षित करने की एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी एक मंतव्य था। तो अब देखिए हम मुगल वंश के शासन की समाप्ति हो जाती है। विद्रोह के बाद कप्तान हडसन ने दिल्ली में बहादुर शाह के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी। बहादुर शाह को रंगून में कैद कर लिया गया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। और यहीं के बाद ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसके बाद मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर। और कब, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की समाप्ति कब हुई, तो भी आपको 1857 के बाद जो 62 में जब इसकी मृत्यु होगी, तो 62 में ही आपको मानिए कि अंतिम रूप से जो उसके अवशेष बचे हुए थे। ध्यान रखिए, मुगल सल्तनत तो उसके औरंगजेब के पतन के बाद ही अपने पतन को, औरंगजेब का जब पतन हुआ तभी खुद भी पतन की अवस्था में आ चुका था पूरा मुगल सल्तनत साम्राज्य था जो। लेकिन धीरे धीरे इसके जो बादशाह तो जो चलते आ रहे थे, आलमगीर द्वितीय बना, फर्रुख शाह जैसे जो कठपुतली नवाब थे, बहुत ही कमजोर अयोग्य थे, वो चलते जा रहे थे। ठीक है, अहमद शाह द्वितीय वगैरह। अब अंत में जो अकबर था और अंत में ये बहादुर शाह जफर यहाँ आके पूरी तरह समाप्त करे। सैन्य नीति में परिवर्तन हुआ। भावी विद्रोह के दमन के लिए सैनिक संगठन मजबूत किया गया। नई छावनी स्थापित की गई। सैन्य अस्त्र शस्त्रों को बढ़ा दिया गया। तोपखाने को अब पूर्णतः अंग्रेजी नियंत्रण में रखा गया, क्योंकि तोपखाना बहुत सेंसिटिव था। उसे किसी भी भारतीय का अधीन अब अंग्रेज नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रह गया था भारतीय सेना पे। क्योंकि सबसे पहले जो विद्रोह का झंडा गाड़ा था वो मेरठ में मंगल पांडे ने, जो एक सैनिक था, उसके द्वारा गाड़ा गया, इसलिए अब किसी भी सेना पर उनका भरोसा नहीं था। बच्चों, इसको ज़्यादा समझना है तो मंगल पांडे आप मूवी देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा 1857 की क्रांति के बारे में। तो मैं सजेशन दूंगी आपको कि एक बार मंगल पांडे मूवी आप देख लीजिए। रेलवे डाक तार का विकास यहाँ किया गया। पील कमीशन की सिफारिश पर भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। एक कमीशन गठित हुआ जिसने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा कि भारतीय सैनिकों को अधिकाधिक मात्रा में रखना अब खतरे से खाली नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, क्योंकि जिस तरह 1857 का विद्रोह हुआ, ऐसा विद्रोह कभी भी फिर से घटित हो सकता था। तो अब यहाँ पे आप देखिए, पील कमीशन को नियुक्त किया गया, जिसने भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। आपने पहले भी देखा होगा कि वैसे भी जो सेना थी उसमें सूबेदार से अधिक पद नहीं दिया जाता था भारतीय सैनिकों को। पहले भी उन्हें निम्न पदों पर ही रखा जाता था। जो अच्छे ऊंचे पद थे, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये सब अंग्रेजी सैनिकों को दिए जाते थे, क्योंकि अंग्रेजी सल्तनत को उन पर भरोसा था। अब यहाँ के पील कमीशन ने जैसे ही सिफारिश कर दी कि भारतीय सैनिकों पर अब अधिक विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है, तो उस नीति में अब भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों की बढ़ाई गई, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई।